हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल। और हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हम अभी पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, है ना। एंड अभी तक हमने उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया, उसके बारे में बात किया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, कहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है ना, और उसके कुछ कॉन्सेप्ट जैसे जेड इफेक्टिव, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात की। अब यहाँ से हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि वो वेरी कैसे करती हैं क्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप जाने पे वो वेरी कैसे करती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो यहां पर अब शुरू होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट, है ना। तो क्या होगा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट शुरू होता है, ठीक है। अब जब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में चार मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आती हैं। कौन कौन सी? एटॉमिक साइज, साइज कैसे होगा, ठीक है, साइज कैसे वेरी करेगा। सेकंड, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड फोर्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीज आर फोर मेन इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जिनके बेसिस पे हम मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे वेरिएशन आता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इनसे हम कैसे बता सकते हैं कि डिफरेंट एटम्स के बीच में क्या वेरिएशन आते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो देखेंगे एटॉमिक साइज, या फिर एटॉमिक रेडियस की बात कर सकते हैं, है ना। एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस लिख लेते हैं इसको। एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की, ठीक है ना, तो एटॉमिक रेडियस क्या है? बेसिकली एटॉमिक रेडियस है कि आपके पास एक न्यूक्लियस है सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है ना। आपके पास डिफरेंट शेल्स हैं, ठीक है, और आखिरी वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आखिरी वाले शेल में क्या पड़ा हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपके पास न्यूक्लियस है और आपके पास शेल्स हैं और आखिरी वाले शेल में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन। अब the distance between the nucleus and the last electron, the distance between the nucleus and the last electron is termed as atomic radius. The distance between the nucleus and the last electron is termed as atomic radius. इसको क्या बोलते हैं हम? atomic radius बोलते हैं। कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, ठीक है। अभी जो एटॉमिक रेडियस है इसको निकालना ना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? उसके दो रीजंस हैं। पहला, फर्स्ट, ठीक है, एटॉमिक रेडियस को निकालना डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि कभी भी एटम इज ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। एटम हमेशा हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है। किस स्टेट में मिलता है? कंबाइंड स्टेट में। अगर एटम कंबाइंड स्टेट में मिल रहा है विच मींस अलग अलग नहीं है, तो आपको ये जो डिस्टेंस है वो निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। अब दो एटम साथ में मिल रहे हैं, है ना, अब साथ में कैसे कंबाइन कर रहे हैं, किस तरह से कंबाइन कर रहे हैं हम नहीं बता सकते, और अगर हम नहीं बता सकते तो उसका डिस्टेंस निकालना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो एटम इज ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एंड देयरफॉर एटॉमिक रेडियस निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सेकेंड, हमारे पास किसी भी एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। वेल डिफाइंड, वी डोंट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री, वेल डिफाइंड बाउंड्री ऑफ एन एटम, ठीक है। तो मेरे पास एटम है, एटम को हमने देखा कि हमारा, चलो मान लीजिए हमारे पास एक कंबाइंड स्टेट है। अब कंबाइंड स्टेट से मान लीजिए हमने उसको अलग भी कर दिया। अगर मैंने कंबाइंड स्टेट से किसी एटम को अलग भी कर दिया तो उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं। क्यों? यहां पर बात आती है, इसको दो पार्ट में समझना पड़ेगा। पहला पार्ट आप इसको इस तरह से समझिए कि हमारे पास जो हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं हम ये सोच के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेव। दो फॉर्म्स में इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया जाता है, किसमें? पॉइंट में भी और वेव में भी, या फिर आप उससे समझिए चार्ज डेंसिटी। अब मान लीजिए आपने पानी किसी जगह पे फैला दिया, ठीक है ना। अगर आपने पानी किसी जगह पे फैलाया तो उसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होगी, वो फैलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, इधर जाता जाएगा, इधर जाता जाएगा।
अब इसी चीज को आप बहुत ही माइन्यूट नैनोस्कोपिक पार्टिकल्स में ले जाइए, एटम तो बहुत ही स्मॉल होता है, और उसमें कंसीडर कीजिए कि आपके पास चार्ज डेंसिटी है जो फैली हुई है, कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, तो आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो वही चीज है कि ये कोई स्फेरिकल पाथ नहीं है, ठीक है ना, कोई स्फेरिकल पाथ नहीं है या फिर कोई सर्कुलर पाथ नहीं है। बेसिकली जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है? क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या है? आपके पास जैसे आप आसमान में क्लाउड देखते हैं ना, वैसा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड है, चार्ज डेंसिटी है। किसे कंसीडर करेंगे? देखो इसको इस तरह से समझो कि आपने एक पानी लिया, पानी की बकेट लिया, पानी की बकेट को फैला दिया, ठीक है, गिरा दिया फर्श पे। जब आप फर्श पे उसको गिराओगे, व्हेन यू पोर द वाटर बकेट ऑन द फ्लोर, व्हाट विल हैपन? इट विल हैव डिफरेंट पाथ्स, वो डिफरेंट पाथ्स में जाएगी। लेकिन अगर आप सेंटर से उसका डिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ठीक है ना, इक्विवेलेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। और यही चीज यहां पर भी होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के दो पार्ट्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल नेचर में देखते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन को हम वेव नेचर में भी देखते हैं, ठीक है। और वहीं पर दिक्कत आती है, क्योंकि अगर वेव नेचर हो गया तो हम डिस्टेंस नहीं बता पाएंगे, वी वोंट बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डिस्टेंस। और अगर मैं एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता पाऊंगा तो मैं एटॉमिक रेडियस नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो वहीं क्या होता है, एटम इज ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। एटम कैसा होता है? एक तो कंबाइंड स्टेट में, दूसरी दिक्कत क्या है कि इसकी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, और अगर वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है तो एटॉमिक रेडियस निकालना क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली दिक्कत करता है। बात समझ आती है? एटॉमिक रेडियस निकालना क्या होता है? दिक्कत। क्या है एटॉमिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एटॉमिक रेडियस। लेकिन उसको निकालना क्या है? मुश्किल है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कहा कि चलो अगर ये कंबाइंड स्टेट में है तो कंबाइंड स्टेट से ही उसका एटॉमिक रेडियस निकालते हैं और उसी के थ्रू हम उसको थोड़ा बहुत वेल डिफाइंड फॉर्म में रखेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। हमारे पास क्या है? मेरे पास एक एटम है, मेरे पास दूसरा एटम है, ठीक है, दो एटम्स मेरे पास, ठीक है। एंड आई हैव अ न्यूक्लियस, ठीक है, एंड आई हैव अ न्यूक्लियस, ठीक है। अब दोनों सिमिलर एटम्स हैं और इन दोनों के बीच के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हम बोल देते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोल देते हैं हम? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास दो एटम है, सिमिलर एटम है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अपने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर दो, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या कर दो आप? हाफ, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोवेलेंट रेडियस। इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर मैं हाफ कर दूं तो ये क्या कहलाता है? कोवेलेंट रेडियस। क्या कहलाता है? कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस क्यों कहा? जब भी मेरे पास सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, जब भी मेरे पास सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में, बट फॉर द टाइम बिंग आप इसको इस तरह समझिए कि आपके सिमिलर एटम्स है, उन सिमिलर एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो गया? कोवेलेंट रेडियस क्या हो गया? इस इंटर न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको मैं अगर हाफ कर दूं तो क्या कहलाएगा? ये कोवेलेंट रेडियस। क्या कहलाएगा? कोवेलेंट रेडियस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये तो हो गया कोवेलेंट रेडियस। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट साइज शेप्स हो, ठीक है, डिफरेंट शेप्स हो, ठीक है ना, ये है शेप, ठीक है। अब इसमें आपके पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हो गए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हो गए। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसमें भी रहेगा कि दो न्यूक्लियर, व्हाट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कुछ नहीं है बेटा, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो दो न्यूक्लियस तो यहां पर भी है, ठीक है। लेकिन अब देखिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों में साइजेस डिफरेंट है।
इन दोनों में क्या है, साइजेस डिफरेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, देखिए ये क्या होगा, ये भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही है, लेकिन ये फॉर क्या है, ये बनाएगा आयनिक रेडियस। ये किस तरह से बनाएगा, आयनिक रेडियस। इस आयनिक रेडियस की हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट में, क्योंकि वहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करते हुए, ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग ये कोवेलेंट रेडियस जब आपका सिमिलर साइज हो, ये आयनिक रेडियस जब आपका सिमिलर साइज हो, अब आपके पास बनता है मेटालिक रेडियस, ठीक है ना। आपके पास क्या बनता है, मेटालिक रेडियस, ठीक है। ये आयनिक रेडियस हो गया, ठीक है ना। आयनिक रेडियस कुछ इस तरह से निकालो। मेटालिक रेडियस कैसे बनेगा, ये है आपके पास पॉजिटिव चार्ज है इधर, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है इधर, ये डिस्टेंस हो गया, और इस डिस्टेंस को बोल देंगे हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस क्या बोल देंगे हम, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अब ध्यान समझिएगा कि यहां पर भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यहां पर भी, दोनों सेम साइजेस के। अब ध्यान समझिएगा, यहां पर देखो तो ओवरलैपिंग हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग, लेकिन यहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, दो एटम्स साथ में रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, ठीक है ना। द एटम्स आर स्टेइंग टुगेदर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दूसरे वाले में, कोवेलेंट वाले में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो जा रही है। कोवेलेंट क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग। तो कोवेलेंट वाले में तो ओवरलैपिंग हो जाती है, मेटालिक वाले में ओवरलैपिंग नहीं होती है ना, मेटालिक वाले में ओवरलैपिंग नहीं होती। तो अगर मेरे को यहां से मेटालिक रेडियस निकालना है, अगर यहां से मेटालिक रेडियस निकालना है, तो क्या मैं मेटालिक रेडियस कह सकता हूं कि IND, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, दिस इज मेटालिक रेडियस, दिस इज मेटालिक रेडियस। देखो सब जगह कहीं भी आप देखो तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू द स्पेसिफिक रेडियस, वो स्पेसिफिक रेडियस आपको मिलेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। तो हमने बात करी अभी तक कोवेलेंट रेडियस की, आयनिक रेडियस की, मेटालिक रेडियस की। अब हम वैन डर वाल रेडियस की बात करते हैं, ठीक है। तो वैन डर वाल रेडियस क्या है, बेसिकली आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, दूसरा आपके पास एक मॉलिक्यूल है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, सिमिलर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। आपके पास सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस आता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आता है, दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, अगर उसको मैं हाफ कर दूं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं हाफ कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, वैन डर वाल रेडियस। क्या मिलेगा, वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, मेरे को मिलेगा वैन डर वाल रेडियस। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो हमने यहां पर 4 रेडियसेस की बात करी। एक बात करी हमने कोवेलेंट रेडियस की, ठीक है ना, ये कोवेलेंट रेडियस जहां ओवरलैपिंग हो रही है। एक हमने बात करी आयनिक रेडियस की, जिसका हम फॉर्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि आयनिक रेडियस जो होगा उसमें डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस होगा, मतलब सिमिलर साइजेस नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी हमने मेटालिक रेडियस की बात करी, और मेटालिक रेडियस में हमने देखा कि ओवरलैपिंग नहीं होती, और तीसरा हमने देखा वैन डर वाल रेडियस, जिसमें हमने पाया कि हमारे पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज नोन एज, उसका जब हाफ कर देंगे दैट इज नोन एज वैन डर वाल रेडियस। क्या कहलाएगा, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। हमने 4 रेडियस, डिफरेंट रेडियस की बात करी, और इसके थ्रू हम साइज निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो मेरे को उसकी लेंथ मिल जाएगी, है ना। अगर इसका हाफ कर दूं तो मेरे को इसकी लेंथ मिल जाएगी, लेकिन क्या कहलाएगा, क्या ये एटॉमिक रेडियस कहलाएगा, नहीं, लेकिन क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस, ये कहलाएगा कोवेलेंट रेडियस। अगर मैं इसका हाफ कर दूं, ये क्या कहलाएगा, वैन डर वाल रेडियस। बात समझ आती नहीं आती, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप ऑफ रेडियस हो गए, और यहां से आपके पास एक क्वेश्चन बन के आता है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बन के आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियस विल बी प्लेस देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज। Place the following in increasing order of their size, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, आपके पास है CR, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। अभी तक हमने आईआर की बात नहीं करी, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सा होता है, आपने देखा कि जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, अगर उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हम उसको डिस्टेंस को क्या बोलते हैं,
वैन डर वाल रेडियस। उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? वैन डर वाल रेडियस। तो हमेशा ऑटोमेटिकली वही डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो यहां पर हम वो क्या मैं बोल सकता हूं कि वैन डर वाल रेडियस इज द मैक्सिमम, वैन डर वाल रेडियस इज द मैक्सिमम, ये बोल सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट कोवेलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है कि ओवरलैपिंग होती है। कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है, लेकिन मेटालिक रेडियस में ओवरलैपिंग नहीं होती। तो जहां पर आप डिस्टेंस की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि मेटालिक रेडियस में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो यहां ये जो डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस बहुत आसानी से निकल जाएगा और ये कंपैरेटिवली ज्यादा होगा इस रेडियस से। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि मेटालिक रेडियस विल बी मोर देन कोवेलेंट रेडियस। तो इस तरह से मैं डिफाइन करता हूं कि वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस की हमने बात नहीं करी, उसका फॉर्मूला हम किस में देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है ना? चलिए, ये बात होगी आपकी एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं, है ना? एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं। अब एटॉमिक रेडियस वेरी कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में वो वेरी कैसे करता है, उसके बारे में हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो पीरियोडिसिटी, उसको क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिसिटी। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? जो वेरिएशन आता है एटॉमिक रेडियस में, जो वेरिएशन आता है एटॉमिक रेडियस में अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की पीरियोडिसिटी। पहली चीज हम बात करेंगे इन एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक में कैसे वेरी करता है उसके बारे में बात करेंगे। डी ब्लॉक की बात हम थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं, है ना? एस और पी ब्लॉक में जब मैं बात करता हूं पीरियोडिक टेबल रेडियस की, तो अब समझना, जब मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, जब मैं कहां जा रहा हूं? डाउन द ग्रुप। ठीक है, जब मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम, अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो याद रखो जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एक शेल इंक्रीज करता है, शेल इंक्रीजेस, है ना? नंबर ऑफ शेल क्या कर जाते हैं? इंक्रीज। और क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो साइज ऑटोमेटिकली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? इसको किस तरह से देख सकते हैं? मान लीजिए आपके पास दो घर है, एक आपके पास सिमिलर साइजेस के दो घर है। अब आपने क्या किया कि एक में आपने एक एक्स्ट्रा रूम बनवाया, तो उस घर का साइज ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। वही चीज यहां पर होती है बेटा कि जैसे ही नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करते हैं साइज क्या कर जाता है? इंक्रीज। अब चाहे कुछ भी हो रहा हो, साइज ऑटोमेटिकली उसका क्या रहेगा? ज्यादा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्योंकि नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज कर रहे हैं तो साइज क्या करता है? साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्योंकि साइज क्या करता है? इंक्रीज। हमेशा ट्रू नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जनरल स्टेटमेंट यह है कि नंबर ऑफ शेल, मैक्सिमम टाइम दिस विल बी ट्रू दैट एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस साइज विल इंक्रीज, एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस साइज विल इंक्रीज। तो ये हुई आपकी टॉप टू बॉटम की बात, है ना? इस शेल इंक्रीज किया तो साइज इंक्रीज किया। अब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब अक्रॉस द पीरियड जाने पे, मतलब हम किसी याद करेंगे अक्रॉस द पीरियड जाने पे। अब अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या हो रहा है? बात करते हैं सोडियम की या अब लिथियम की बात। लिथियम के बाद जो हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो क्या शेल इंक्रीज कर रहे हैं? ऑर्बिटल जरूर इंक्रीज करते हैं बट शेल इंक्रीज नहीं करते, शेल इंक्रीज नहीं करते। तो उसमें शेल रिमेन सेम। अगर शेल सेम है, अब फर्क कहां आएगा? फर्क इस तरह से आएगा, देखना, ठीक है? फर्क इस तरह से आएगा कि आपके पास, इसको इस तरह समझो, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास ये है शेल, ठीक है ना? दूसरा आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस और आपके पास शेल है। दोनों का साइज सिमिलर कंसीडर करो, है ना? दोनों का साइज क्या करो? सिमिलर कंसीडर। लेकिन इसको इस तरह से कंसीडर करो कि यहां पर आपके पास 10 प्रोटॉन्स है, ठीक है, और यहां पर आपके पास 12 प्रोटॉन्स है, ठीक है ना? एक आपके पास 10 प्रोटॉन्स है, एक आपके पास 12 प्रोटॉन्स, ठीक है? और यहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, बोल रहा है यार मैं तो घूमता रहूंगा, है ना? तो अब अगर मेरे पास एक पे 10 प्रोटॉन्स है, एक पे 12 प्रोटॉन्स है, तो जो अट्रैक्शन फोर्स ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव, जिसके बारे में हमने बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? जेड इफेक्टिव। द अट्रैक्शन फोर्स ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा रहेगी? किसमें ज्यादा रहेगी?
अट्रैक्ट। भाई साहब, एक आपके पास पतला सा लड़का है जो एक रस्सी को खींच रहा है, और एक आपके पास मोटा सा लड़का है जो रस्सी को खींच रहा है, कौन ज्यादा आसानी से खींच पाएगा? जिसमें ज्यादा एनर्जी होगी कि नहीं होगी? तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ज्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा। और इसके पास कम एनर्जी है, तो ये बहुत वीकली उस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। कंपेयर समझ आता है? डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस दोनों में क्या है? ऑलमोस्ट सेम। अब अगर ये और तो इसको आसानी से पुल करेगा, तो ये क्या करेगा? ये वाला साइज क्या करेगा? श्रिंक करेगा। ये वाला साइज क्या करेगा? श्रिंक। ये भी श्रिंक करेगा, लेकिन कंपैरेटिवली कौन ज्यादा श्रिंक करेगा? पहला वाला या दूसरा वाला? दिस इज ए, दिस इज बी। कौन ज्यादा श्रिंक करेगा? ए करेगा श्रिंक या बी श्रिंक करेगा? बी श्रिंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ये आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? खींच रहा है, बहुत ज्यादा जोर से खींच रहा है। और जब ज्यादा जोर से खींचेगा तो साइज क्या कर जाएगा? श्रिंक। जबकि यहां पर ये भी खींच रहा है, लेकिन कंपेरेटिव टू दिस ये बहुत कम एनर्जी के साथ खींच रहा है, तो ये उतना खींच नहीं पाएगा, तो ज्यादा श्रिंक नहीं कर पाएगा। ये बात समझ आती है कि नहीं आती? तो यहां पर हमने देखा कि जैसे ही प्रोटॉन बढ़ा, क्योंकि शेल सेम रहे, और प्रोटॉन बढ़ा, तो प्रोटॉन बढ़ने से क्या हुआ? प्रोटॉन बढ़ने से बेटा ये हुआ कि वो आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है। और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है तो साइज क्या कर रहा है? श्रिंक। साइज क्या कर रहा है? श्रिंक। अब इसी बात को हम अपने पीरियोडिक टेबल में लगाते हैं। हम ये देखते हैं कि आपके पास लिथियम है और आपके पास फ्लोरीन है, ठीक है? लिथियम से फ्लोरीन जाने पे नंबर ऑफ शेल रिमेन्स सेम, है ना? नंबर ऑफ शेल रिमेन्स सेम। अगर शेल सेम है और लिथियम से फ्लोरीन जाने प्रोटॉन क्या हो रहा है? यहां पर कितने लिथियम प्रोटॉन्स हैं? अगर आप ध्यान देखो तो यहां पर 3 हैं, और यहां पर कितने होंगे? सोच के बताओ कितने होंगे यहां पर? ठीक है, यहां पर होंगे आपके पास 9, है ना? यहां पर होगा आपके पास 9। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए तो वो क्या करेगा? साइज को क्या करेगा? श्रिंक करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो लिथियम से फ्लोरीन जाने पे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साइज नंबर ऑफ शेल्स क्या रह रहे हैं? सेम। तो वही चीज यहां पर प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स क्या रह रहे हैं? सेम। और अगर नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे तो साइज क्या करेगा? साइज करेगा बेटा श्रिंक। साइज करेगा बेटा श्रिंक। तो इसकी वजह से होता क्या है? क्योंकि अच्छा, प्रोटॉन्स को हमने पिछली क्लास में किससे रिलेट किया है? जेड इफेक्टिव से, कि जितना ज्यादा प्रोटॉन्स उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव। तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल रिमेन्स सेम, नंबर ऑफ शेल रिमेन्स सेम, जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? नंबर ऑफ शेल तो सेम है, जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इस वजह से साइज क्या करता है? डिक्रीज। साइज क्या करता है? डिक्रीज विद सम अनोमलस बिहेवियर। हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन विद अनोमलस बिहेवियर को छोड़ के एक जनरल ट्रेंड की बात करें, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, तो यहां पर साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज। ये तो डाउन द ग्रुप की बात हो गई। और लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। अगर नंबर ऑफ शेल क्या रहे? सेम रहे, तो यहां पर क्या होगा? जेड इफेक्टिव क्या कर जाएगा? जेड इफेक्टिव क्या कर जाएगा? इंक्रीज। साइज क्या कर जाएगा? डिक्रीज। तो अक्रॉस द पीरियड जाने पे साइज क्या करता है? साइज करता है बेटा डिक्रीज। साइज क्या करता है बेटा? डिक्रीज। बात समझ आती है कि नहीं आती? बात समझ आती है कि नहीं आती? ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि डाउन द ग्रुप, एस और पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज। साइज विल डिक्रीज। चलिए अब हम बात करते हैं एक और चीज की, कि यहां पर अनोमलस बिहेवियर कैसा आता है, उसके बारे में बात करते हैं, है ना? अनोमलस बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, ठीक है? देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, कंपाउंड एलिमेंट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं एटम में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, ठीक है ना? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है ना? और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आती है तो इसका ऑटोमेटिकली साइज क्या कर जाता है? थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा होगा, ये भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से साइज क्या कर जाता है? थोड़ा, क्योंकि देखो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद आपने साइज को श्रिंक कर दिया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी?
आपने छोटी सी जगह पे 15-20 लोगों को बैठा दिया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। वहीं आपने छोटी सी जगह पे 40 लोगों को बैठाया तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, है ना। तो सिंपल चीज है कि अगर आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी क्यों आती है, स्टेबिलिटी इसलिए आती है कि एक वहां पर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है जो हमने बात करी थी, लेकिन दूसरा वहां पर थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, थोड़ा सा साइज का। अब हम बात करते हैं, ठीक है ना, अब हम बात करते हैं, हमने किसकी बात करी, हमने यहां पर बात करी किसकी, हमने अभी तक बात करी एटॉमिक रेडियस की। जब हमने बात करी तो एटॉमिक रेडियस में हमने एसएनपी की बात करी। अब हम बताते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे वेरी करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। डी ब्लॉक, है ना, डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। डी ब्लॉक के लिए मैं सिंपल पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं सारी, और D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। D9 में हम लिखते हैं D10, D9 एंड D10, ठीक है, D10। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखेंगे तो हम जब डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हमको जिस तरह से लिखते हैं कि 4s2 या s2 ns2 n-1 d, है ना, x, ठीक है। तो जब आपके पास D9 आ रहा तो यहां पर एक्चुअली में होता क्या है कि क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर ये D10 बना देता है, ठीक है, विद 4s1 विद ns1, है ना। वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, बट मैंने नॉर्मली लिखा है यहां पर भी D5 बन जाता है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो वो एक जनरल चीज है, वो आप देख लेना, ठीक है ना, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली बात नहीं, ठीक है। बट मैंने इनको जनरल लिखा है स्कैंडिनियम से जिंक तक, ठीक है, और हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। यहां पर जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी इसकी D5 n-1 D5 ns1, ठीक है ना। बाकी सब में ns2 है, बाकी सब में क्या है ns2। इसमें बस, इसमें कॉपर में और क्रोमियम में बस आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब बात करते हैं साइज की। देखो इसमें भी पहले हम कहां जा रहे हैं, क्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं। और लेफ्ट टू राइट जाने पे होता क्या है, हमने उसमें बात करी थी, साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है, डिक्रीज। तो यहां से यहां जाने पे भी साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन इतना आसान तो नहीं है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कुछ ना कुछ तो झोल आएगा। तो वो झोल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने फ्रॉम D1 टू D5 द साइज इज डिक्रीजिंग, बिल्कुल नॉर्मल चीज। अब क्या होगा, अब यहां पर एक दिक्कत आ गई और उस दिक्कत को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसको इस तरह से देखिए, आपके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। पहला इलेक्ट्रॉन जब आया तो नॉर्मली रहा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आया तो भी नॉर्मल रहा, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया तो भी नॉर्मल रहा, चौथा इलेक्ट्रॉन आया तो भी नॉर्मल रहा, पांचवा इलेक्ट्रॉन आया तो भी नॉर्मल रहा। नॉर्मली अब पांचवा इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये फिट होते गए, साइज क्या करता गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते गए, साइज इस पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो उसी ऑर्बिटल में आता गया या उसी शेल में आता गया, इस वजह से साइज क्या करता गया, श्रिंक। लेकिन जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन आया ना, जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन आया ना, इसमें क्या होने लग गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अपने ही ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके बीच में क्या होने लग गया, रिपल्शन। उनके बीच में क्या होने लग गया, रिपल्शन, ठीक है ना। अपने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, अपने ही जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्हीं के बीच में क्या होने लग गया, रिपल्शन। अब अगर उनके बीच में रिपल्शन होगा, अगर उनके बीच में रिपल्शन होगा तो इसको इस तरह समझो कि ऑटोमेटिकली अपने बीच में रिपल्शन हो रहा है तो क्या होगा, दूरियां बढ़ेंगी। ये तो होता है कि घर में अगर लड़ाई होती है, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में लड़ाई होती है तो क्या होता है, दूरियां बढ़ती हैं। वही चीज यहां पर हुई कि जैसे, क्योंकि अपने ही इलेक्ट्रॉन, अपने ही शेल के बीच में, अपने ही शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में लड़ाई हो रही है तो क्या होगा, दूरियां बढ़ेंगी, है ना, बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। और जब जैसी दूरियां बढ़ेंगी तो साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज। साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो होता क्या है कि यहां तो जाने पर तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां पर सिमिलर हो जाता है ऑलमोस्ट साइज। यहां पर क्या हो जाता है, सिमिलर। क्यों, क्योंकि इसको इस तरह समझने की कोशिश करना कि इसका कॉन्सेप्चुअल लिखवाऊंगा मैं, इसको इस तरह समझने की कोशिश करो कि वो खींचने की कोशिश कर रहा है, जो न्यूक्लियस है वो साइज को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपना रिपल्शन दिखा के साइज को खींचने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं यार, हम इसी तरह फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि जैसे हम छोटे होते हैं रिपल्शन बढ़ जाता है,
ठीक है, तो ये चीज इसको खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनमें इंटरनल रिपल्शन की वजह से साइज क्या कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। साइज क्या कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल इस तरह से देखो कि आपके घर में आपके भाई बहन होंगे, आपके उनके बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, आपके मम्मी पापा आप दोनों को, आप सबको साथ में रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप दोनों की फिर भी नहीं बनती, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप फिर भी उतने ही दूर होगे। पापा मम्मी कोशिश कर रहे हैं आपको पास लाने की, लेकिन आप दोनों फिर से झगड़ा करके दूर हो जा रहे हो। तो वही चीज हो रही है कि ये कोशिश कर रहा है श्रिंक करने की, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज क्या कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो वही चीज यहां पर हो रही है कि दो फोर्सेस लग रही है। एक फोर्स देखो, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, एक फोर्स जो इधर से प्रेशर कर रही है, दूसरी फोर्स जो इधर से प्रेशर लगा रही है। ओवरऑल प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो, सब कुछ खत्म, हमारा खेल खत्म। तो हुआ क्या है यहां पर कि यहां पर जो न्यूक्लियस है वो खींचने की कोशिश कर रहा है, वो श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल क्या हुआ, एक चीज स्मॉल करने की कोशिश कर रही है, एक चीज लार्ज करने की कोशिश कर रही है। ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, दोनों कैंसिल हुए, साइज क्या हो गया, इक्विवेलेंट। साइज क्या हो गया, इक्विवेलेंट। अब आती बात कॉन्सेप्ट की, तो हम ये बोल देते हैं कि देखो यहां से d5 तक जाने पे, ठीक है, जो पहला वाला है यहां से, है ना, यहां से d5 तक जाने पे होता क्या है कि सिग्मा इज शील्डिंग इफेक्ट। सिग्मा थोड़ा सा ही रहता है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब मैंने एक एरो से दिखाया, और z इफेक्टिव बहुत ज्यादा रहता है। तो उसकी वजह से साइज क्या करता है, श्रिंक। उसकी वजह से साइज क्या करता है, श्रिंक। जब हम यहां से यहां पर जाते हैं तो यहां पर z इफेक्टिव तो है ही, तो बढ़ेगा ही, लेकिन यहां पर सिग्मा भी बढ़ जाता है, तो z इफेक्टिव और सिग्मा क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट। इस वजह से साइज क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट। फिर आती है बात आखिरी के दो की, है ना, अब आखिरी के दो ध्यान समझना कि these have maximum d electrons possible in the d orbital। d orbital में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तो मैक्सिमम रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, अगर एक की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है तो मैक्सिमम रिपल्शन कब होगा, उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम रिपल्शन कब होगा, जब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। तो यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, रिपल्शन ज्यादा है, इस वजह से साइज क्या कर जा रहा है, इंक्रीज। इसमें साइज क्या कर जा रहा है, इंक्रीज। तो यहां पर क्या होता है कि z इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सिग्मा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिग्मा क्यों बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, और अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, और अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो भाई हो या दो फ्रेंड्स हो और आपको एक चिप्स का पैकेट दिया जाए और आप झगड़ते भी हो तो 50-50 मिलेगा, आप आसानी से सॉर्ट आउट कर लोगे। लेकिन अगर आप 15 लोग हो, 15 दोस्त हो और एक चिप्स का पैकेट दिया जाए और किसी को वो चिप्स का पैकेट पूरा नहीं मिले या उसको कुछ भी खाने को नहीं मिले, तो झगड़ा क्या होगा, झगड़ा ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, साइज क्या कर जाए, झगड़ा ज्यादा होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, आपस में झगड़ा होगा, रिपल्शन ज्यादा। ठीक है, वही चीज होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये वाला रिपल्शन बढ़ जाता है, और जैसे ही ये रिपल्शन बढ़ेगा साइज इंक्रीज कर जाएगा। साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, अच्छा इसको इस तरह से समझो, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, इसको इस तरह समझो कि जेड इफेक्टिव अक्रॉस द प्लेट जाने पे क्या कर रहा है, वो तो नॉमिनल रेट से इंक्रीज कर रहा है, जैसे पहले था वैसे ही तब बाद में, जैसे पहले था वैसे ही उसी रेट से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसी रेट से इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन सिग्मा जो आपका शील्डिंग है वो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, क्यों ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इनिशियली तो कुछ भी हम नहीं ले रहे थे, लेकिन बाद में हर इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन बढ़ेगा, तो जो इनिशियल वाले हैं वो भी बाद में काउंट होंगे और जो फाइनल वाला है वो तो काउंट होगा ही होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है, जेड इफेक्टिव घटता नहीं है, जितना प्रोटॉन बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, लेकिन फर्क कहां पर आता है, फर्क आता है इस टर्म पे, ये जो शील्डिंग का टर्म है ना उस पे। क्यों, क्योंकि शील्डिंग क्या है, शील्डिंग अगर बढ़ने लग गई तो साइज ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाता है,
इंक्रीज। साइज ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाता है, इंक्रीज। तो ये चीज को समझो कि D1 से D5 तक साइज डिक्रीज करेगा, D6 से D8 पे साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा, और D9 या D10 या जिसको हम बोलते हैं D10 NS1 एंड D10 NS2 उन पे साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज। उन पे साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, तो हुआ कैसे, एक बार देख लेते हैं। बहुत लंबी चीज कहानी सुना दी मैंने। तो हमने क्या कहा, हमने कहा D1 से D5 के बीच में Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, और अगर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज। जब हम D6 से D8 की बात करते हैं तो Z इफेक्टिव यहां भी बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आ गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहां पर क्या आ गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। फिर आया आपके पास D10 एंड D10। अब इसमें क्या हुआ, आपका Z इफेक्टिव तो बढ़ा, लेकिन आपका शील्डिंग भी बढ़ गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैक्सिमम हो गया। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो साइज ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, इंक्रीज। साइज ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, इंक्रीज। बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये एक रिप्रेजेंटेशन किया, तो साइज यहां से यहां क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज यहां से यहां क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है ना, ये हो गया आपका एटॉमिक रेडियस की बात। चलिए इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें शायद ये याद ना रहे, तो हम ग्राफ से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, है ना। उसका हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने की कोशिश करते हैं, ग्राफ में ये कैसे वेरी करता है। ठीक है ना, ग्राफ में कैसे वेरी करता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम उसका। ठीक है, आप क्या चाहिए, ठीक है ना। अब साइज पहले डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहां पर आ जाएगा आपका एटॉमिक नंबर, और यहां पर आ जाएगा आपका साइज। ठीक है, साइज पहले क्या कर रहा है, डिक्रीज, और फिर क्या कर जाता है, इंक्रीज। तो यहां पर स्कैंडिनियम आ जाता है, यहां पर जिंक आ जाता है, यहां पर कहीं पर कॉपर आ जाता है, यहां पर निकल आता है। ठीक है ना, कुछ इस तरह से वेरी करता है कि पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक, है ना। डी ब्लॉक में एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगा। अब हमने डी ब्लॉक में जो एटॉमिक साइज की बात करी वो हमने अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट की बात करी। अब डाउन द ग्रुप की बात कर लेते हैं, है ना। डाउन द ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो डाउन द ग्रुप में देखिए आपके पास क्या है, दिस इज कॉल्ड 3D। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, बट आप लोगों को याद होना चाहिए। This is called 4D. This is called 5D. This is called 5D. ठीक है, आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। और आपको इसके बीच में बताना है कि डाउन द ग्रुप डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप साइज कैसे वेरी करेगा, है ना। दिस इज डी ब्लॉक का ही पार्ट है ना, डी ब्लॉक का ही पार्ट है, लेकिन डाउन द ग्रुप डाउन, है ना, डाउन। अब इसमें पूछा जाए आपसे कि साइज कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो देखो कैसे वेरी करेगा, स्कैंडिनियम, यूट्रियम और लैंथनम कैसे वेरी करेगा, साइज क्या करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो इन तीनों में साइज तो इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहां 3D से 4D में साइज इंक्रीज करेगा, लेकिन 4D से 5D में साइज सिमिलर हो जाएगा। 4D से 5D में साइज क्या हो जाएगा, सिमिलर। अच्छा ये क्या हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए। हम तो ये सोच के चल रहे थे कि हमारा यहां साइज यहां भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में तो साइज क्या हो जाएगा, इन दोनों में साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन यहां पर साइज क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। यहां पर साइज क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्यों होगा, वो देखते हैं। आप चीज ये मानिए कि यहां पर आपके पास है 4f इलेक्ट्रॉन्स। जो 5D सीरीज आती है उसमें बीच में आ जाते हैं 4f इलेक्ट्रॉन्स। मतलब लैंथेनम के आप ध्यान से देखें तो यहां पर आता है f ब्लॉक पी, f एलिमेंट्स, ये लैंथेनाइट सीरीज, और उस लैंथेनाइट सीरीज में f में इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, जो कि पहले तो हम f ब्लॉक एलिमेंट्स को नीचे लिख देते हैं और फिर बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर लैंथेनम के बाद बाकी सारे एलिमेंट्स जितने हैं इस सीरीज में, ठीक है, उसमें आपके पास 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4f इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, जब मैंने f ऑर्बिटल पढ़ाया था आपको, तो f ऑर्बिटल में मैंने आपको ये बताया था कि f जो होता है उसका साइज बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना इतनी ज्यादा स्प्रेड हो जाती है कि वो रिपल्शन नहीं दिखाती।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से बोलूं कि आपके पास एक स्मॉलर साइज है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, एक बिगर साइज है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक स्मॉलर साइज है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, एक बिगर साइज है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो कौन ज्यादा रिपल्शन दिखाएगा, कौन ज्यादा रिपल्शन दिखाएगा? इसमें आप डेफिनेटली बोलोगे कि जिसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा वो ज्यादा रिपल्शन, जिसमें चार्ज डेंसिटी कम वो कम रिपल्शन, है ना, चार्ज सिमिलर है, राइट। एफ के साथ भी ये होता है बेटा कि एफ का साइज इतना ज्यादा है कि उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। चार्ज डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो एफ ऑर्बिटल का साइज इतना ज्यादा है कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ही कम। तो जो एफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, बहुत ही कम है। अगर उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम है, अगर उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम है, तो वो रिपल्शन दिखा पाएगा क्या? रिपल्शन नहीं दिखा पाएगा। विच मीन्स हम ये बोलते हैं कि इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो शील्डिंग है वो नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल, है ना। हम क्या बोलते हैं इसका शील्डिंग क्या है? नेग्लिजिबल। क्यों शील्डिंग नेग्लिजिबल? क्योंकि एफ का साइज बहुत ज्यादा है। एफ इज लार्ज इन साइज, बहुत ज्यादा लार्ज इन साइज है, और क्योंकि वो लार्ज इन साइज है उसकी वजह से क्या होता है बेटा कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। एंड बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूसेस, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो शील्डिंग दिखा सकता है वो शील्डिंग नहीं दिखा पाता। शील्डिंग वो दिखा सकता है वो शील्डिंग नहीं दिखा पाता। एफ का शील्डिंग ज्यादा क्यों होती है? कि एफ का साइज छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल स्फेरिकल शेप, ठीक है। और जैसे जैसे आप एस से एफ की तरफ जाते हो तो साइज बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है तो शील्डिंग नहीं दिखाना। अब इसको समझने की कोशिश करना। आपने यहां पर 4f14 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर दिए, ठीक है, और उसी के रिस्पेक्ट में आपने न्यूक्लियस पे 14 प्रोटॉन्स डाल दी, है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा तो आप प्रोटॉन्स भी बढ़ाओगे, तो आपने क्या किया, 4f इलेक्ट्रॉन्स फिल किए और उसी के रिस्पेक्ट में आपने 14 प्रोटॉन्स भी बढ़ा दिए, बढ़ाए आपने ही बढ़ाए, ठीक है। अब 4f इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग दिखानी चाहिए, बट ये शील्डिंग नहीं दिखा रहे, बड़ी शील्डिंग नहीं दिखा रहे। तो 4f इलेक्ट्रॉन शील्डिंग दिखाने चाहिए बट वो शील्डिंग नहीं दिखा रहे। लेकिन ये 4f प्रोटॉन्स तो Z इफेक्टिव दिखाएंगे, है ना। 4f प्रोटॉन्स क्या दिखाएंगे? Z इफेक्टिव। ये 4f प्रोटॉन्स क्या दिखाएंगे? Z इफेक्टिव, ठीक है ना। ये 4f प्रोटॉन्स क्या दिखाएंगे? Z इफेक्टिव। तो 4f इलेक्ट्रॉन्स ने शील्डिंग तो नहीं दिखाया, 4f इलेक्ट्रॉन्स ने शील्डिंग तो नहीं दिखाया, लेकिन 4f प्रोटॉन्स ने Z इफेक्टिव जरूर दिखाया। अब जब हम शील्डिंग की बात करते हैं तो शील्डिंग की वजह से साइज क्या करता है बेटा? शील्डिंग की वजह से साइज इंक्रीज करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, शील्डिंग जैसी ज्यादा हो जाएगी साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहां पर शील्डिंग तो है ही नहीं, बट यहां पर Z इफेक्टिव है और 14 प्रोटॉन्स का Z इफेक्टिव है जिसके रिस्पेक्ट में शील्डिंग नहीं मिल रही। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक इधर से फोर्स लगा रहा है 14 लोग, और 14 लोग इधर पे बस खड़े हुए हैं, ठीक है ना। 14 पीपल आर स्टैंडिंग हियर। ये 14 पीपल हैं वो स्टैंड यहां पर खड़े हो गए, ठीक है ना, बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 14 पीपल यहां पर खड़े हुए हैं, वो कुछ फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन यहां से 14 पीपल 14 प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं? 14 लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो ये ब्लॉक कहां मूव करेगा? ब्लॉक उस साइड मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? वही चीज यहां हो रही है कि Z इफेक्टिव तो लग रहा है, अब इसको कंसीडर करो, Z इफेक्टिव तो लग रहा है लेकिन शील्डिंग नहीं लग रही। तो उसकी वजह से क्या होगा? Z इफेक्टिव की बढ़ने की वजह से साइज क्या करता है? श्रिंक। शील्डिंग लगने की वजह से साइज क्या करता है? बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जो बढ़ने वाला फोर्स है वो तो नहीं लग रहा, जो घटने वाला फोर्स है वो लग रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? The force that shrinks the size of an atom is being applied, but the force that increases the size of an atom is not being applied, is not working. वो काम ही नहीं कर रहा, और अगर वो काम नहीं कर रहा उसकी वजह से साइज क्या करेगा? श्रिंक करेगा। तो होता यह है कि यहां 4D से 5D जाने पे साइज इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इन इलेक्ट्रॉन्स ने बोला भैया हमसे काम मत करवाओ, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम कोई भी इफेक्ट नहीं लगाएंगे, तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये लोग काम नहीं कर रहे, तो बोलते प्रोटॉन्स बोलते हैं यार हमारा तो बनता है, हम काम करेंगे, और हम क्या करेंगे? साइज को श्रिंक करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? सिमिलर। क्या हो जाता है? इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर। और बिकॉज इन दोनों का साइज सिमिलर हो गया, बिकॉज
इन दोनों का साइज सिमिलर हो गया तो हम ये बोल देते हैं कि जनरली ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। आप हमेशा ये नहीं बोलोगे 5D हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, 5D वाला हमेशा थोड़ा सा क्या रहेगा, ज्यादा, लेकिन आप जनरली ये बोलते हैं कि ये क्या है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट साइज है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट साइज। होप ये बात आपको समझ आई होगी कि स्कैंडिनियम, यूट्रियम और लैंथेनम में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बाकी सब में, इन दोनों में क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और क्योंकि इसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स आ गए और उन्होंने काम करने से क्या कह दिया, उन्होंने काम करने से मना कर दिया, उन्होंने साइज बढ़ाने से मना कर दिया, लेकिन प्रोटॉन्स ने बोला कि हमें साइज बढ़ाना है, हम साइज को क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे, हम साइज को क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। तो प्रोटॉन्स ने अपना काम तो किया, इलेक्ट्रॉन्स ने अपना काम नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो 4-5D सीरीज है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर गए, उसमें साइजेस क्या कर गए, श्रिंक, और उसकी वजह से क्या हुआ, 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट क्या हो गया, 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट क्या हो गया, इंक्रीज, 4D और 5D का ऑलमोस्ट साइज क्या हो गया, इंक्रीज। ठीक है, ये बात समझ आती है? ठीक है ना, इस तरह से ये वेरी करता है। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी साइज कैसे वेरी करता है ना। हाउ द साइज विल वेरी इन डाउन द ग्रुप इन 3D सीरीज, है ना, इसकी बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम इसी में, नेक्स्ट अब बात करते हैं, ठीक है, इसमें एक ग्रुप है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, वो ग्रुप है 13 ग्रुप, 13 ग्रुप, उसकी बात करते हैं। और 13 ग्रुप को एक्सेप्शन ऑफ द एक्सेप्शन ग्रुप बोला जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपके पास बोरॉन है, आपके पास एल्यूमिनियम है, आपके पास गैलियम है, आपके पास इंडियम है, आपके पास थैलियम। आपके पास ये एलिमेंट्स होते हैं 13 ग्रुप्स में, ठीक है ना, और इनकी साइज के बारे में बात करते हैं। डाउन द ग्रुप जनरली हमारी टेंडेंसी क्या रहती है, डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज, ठीक है, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होता। ऐसा यहां पर क्यों नहीं होता, देखते हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, देखो, ठीक है, क्या समझने की कोशिश करो, ठीक है, आपके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी है ना, और इसमें साइज जनरल ट्रेंड होता है, हम बोलते हैं कि साइज इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या आती है, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। जब मैं यहां 4:4p1 लिख रहा हूं ना, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आएगा 3d10 4p1, ठीक है, यहां पर आएगा आपके पास 4d10 5p1, यहां पर आएगा आपके पास 5d10 6p1। तो जनरली ट्रेंड होता है कि बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने पे साइज क्या करेगा, इंक्रीज, यहां से यहां जाने पे साइज जनरली क्या करता है, इंक्रीज करता है। साइज क्या करता है, इंक्रीज, ठीक है ना, साइज यहां से यहां जाने पे क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है, साइज इंक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की बात करते हैं बेटा, तो एल्यूमिनियम से गैलियम में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और डिफरेंस को समझने की कोशिश करना कि होता क्यों है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम में रिपल्शन कौन दिखा रहा है, जेड इफेक्टिव कौन दिखा रहा है, जेड इफेक्टिव तो कम है, एल्यूमिनियम में जेड इफेक्टिव कम है, लेकिन यहां पर शील्डिंग अगर देखो तो शील्डिंग कौन दिखा रहा है, 2s इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने बात करी थी साइज क्या होता है 2s का, बहुत छोटा, तो शील्डिंग बहुत ज्यादा होती है, शील्डिंग बहुत क्या होती है, ज्यादा। जब हम गैलियम की बात करते हैं, शील्डिंग कौन दिखा रहा है, 3d10, तो इसमें जेड इफेक्टिव तो बढ़ गया लेकिन शील्डिंग पुअर हो गई, जेड इफेक्टिव बढ़ गया लेकिन शील्डिंग क्या हो गई, पुअर। हमने कैसे डिसाइड किया, हमने ये बात करी थी जब हम शील्डिंग कांस्टेंट की बात कर रहे थे, तो s का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद फिर p का, उसके बाद फिर d का, उसके बाद फिर f का, हमने ये बात करी है ना। तो अब अगर ध्यान से देखो तो यहां पर शील्डिंग दिखाने वाला कौन है, s, तो ज्यादा शील्डिंग दिखाएगा। यहां पर शील्डिंग दिखाने वाला कौन है, d, तो ये क्या करेगा, कम शील्डिंग दिखाएगा। दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, अगर इसने शील्डिंग कम दिखाया, अगर इसने शील्डिंग कम दिखाया तो उसकी वजह से अब यहां पर रिपल्शन ज्यादा मिल रहा है, यहां पर रिपल्शन कम मिल रहा है, इसका जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है। ध्यान से देखो, यहां से यहां जाने पे आपका जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है,
है ना, Z इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है, क्यों, नंबर ऑफ 10 आपने बाकी छोड़ दो, यहां पर हमने 10 तो यही ऐड कर दिए इलेक्ट्रॉन्स डी वाले, तो Z इफेक्टिव तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बढ़ जाएगा जो डी वाला है, ठीक है, तो Z इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है, बट शील्डिंग नहीं बढ़ रहा, शील्डिंग नहीं बढ़ रहा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, बहुत मिनिमलिस्टिक बढ़ेगा, तो शील्डिंग इसके कंपैरिजन में तो घट गया, और Z इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया, जब Z इफेक्टिव बढ़ गया, शील्डिंग घट गया, तो साइज क्या करेगा, Z इफेक्टिव ज्यादा, शील्डिंग कम, साइज क्या करेगा, साइज करता है डिक्रीज, साइज क्या करता है, डिक्रीज, तो एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पे साइज कर जाएगा डिक्रीज, साइज कर जाएगा डिक्रीज, तो यहां पर ये एक लोचा आ जाता है, क्या लोचा आ जाता है कि एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पे साइज क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है, क्यों डिक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि Z इफेक्टिव तो बढ़ जाता है, Z इफेक्टिव तो बढ़ जाता है, लेकिन शील्डिंग नहीं बढ़ता, शील्डिंग क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि यहां तो शील्डिंग 2s इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, यहां पर शील्डिंग 3d10 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, जो कि जिसकी शील्डिंग क्या होती है, 4। अब बात आती है नीचे गैलियम से इंडियम, अब देखो यहां भी शील्डिंग 3d10, यहां भी शील्डिंग 4d, यहां भी शील्डिंग 3, तो जब डी ही शील्डिंग दिखा रहा तो शील्डिंग को ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर आप देखो कि शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो शील्डिंग सिमिलर है, शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज, साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज, ठीक है, जब साइज की बात करते हैं तो सबसे बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने पे साइज इंक्रीज, फिर एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पे डिक्रीज, फिर गैलियम से इंडियम जाने पे इंक्रीज, इंडियम से थैलियम जाने पे इंक्रीज, तो बेसिकली जब हम साइज की बात करेंगे तो बोरॉन का साइज सबसे कम, उसके बाद गैलियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद इंडियम का, उसके बाद, और एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है मेंस के पेपर में, एडवांस के पेपर में, नीट के पेपर में, ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इस तरह से ये वेरी करता है, ठीक है, साइज इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। चलिए अब हम एक लास्ट चीज की बात कर देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद इस टॉपिक को यहीं पर रोकेंगे। देखो किसकी बात करेंगे, देखो हम यहां पर बात करेंगे आयनिक रेडियस की, ठीक है ना, आयनिक रेडियस, और ये आपने बचपन में पढ़ा है, क्लासेस में पढ़ा है, दोबारा बस मैं एक बार याद दिलवा रहा हूं। आयनिक रेडियस एक होता है कैटायनिक रेडियस और एक होता है एनायनिक रेडियस, ठीक है ना, कैटायनिक और एनायनिक, मतलब क्या है, देखो आपके पास Na प्लस है और आपके पास F माइनस है, ठीक है, यह है कैटायनिक रेडियस, यह है एनायनिक रेडियस। अब जब हम इससे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो हम Na के कंपैरिजन में पूछेंगे कि Na से इसका साइज कैसे वेरी करेगा और F से इसका साइज कैसे वेरी करेगा, कैसे बताओगे, सिंपल चीज, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाए, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाए, मतलब ध्यान से देखना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, प्रोटॉन्स क्या दिखाते हैं, Z इफेक्टिव, सिंपल सा टर्म याद रख लो, इलेक्ट्रॉन्स को हम रिलेट करेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा शील्डिंग, और प्रोटॉन्स को किससे रिलेट करेंगे, Z इफेक्टिव से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, प्रोटॉन्स क्या दिखाते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स क्या दिखाते हैं, Z इफेक्टिव। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए तो मैंने क्या कम कर दिया, ये कम कर दिया, शील्डिंग कम कर दिया, अगर शील्डिंग कम कर दिया तो Z इफेक्टिव बढ़ गया, और Z इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज क्या कर गया बेटा, साइज क्या करेगा, Z इफेक्टिव बढ़ने से साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो साइज किसका ज्यादा होगा, सोडियम का, कैटायनिक वाले का साइज क्या होगा, कम, कैटायनिक वाले का साइज क्या होगा, कम। अच्छा इसकी बात करें एनायनिक वाले की, अब यहां पर मैंने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर दिए, प्रोटॉन वही रहने दिए, तो मैंने शील्डिंग का कर दिया इंक्रीज, शील्डिंग इंक्रीज कर दिया तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइज किसका बढ़ जाएगा, इसका। सिंपल कॉन्सेप्ट कि आपके पास रेडियस है, आपको रेडियस निकालना है एनायनिक और कैटायनिक पार्ट का, तो आप कैसे देखोगे बेटा, बहुत सिंपल चीज है, आपको यह देखना है कि किसमें शील्डिंग ज्यादा लग रही है, किसमें शील्डिंग कम लग रही है, या फिर किसमें Z इफेक्टिव ज्यादा लग रहा है, किसमें Z इफेक्टिव कम लग रहा है। बात समझ आती है, ये बात समझ आती है, ठीक है, तो इसको इस तरह से कर सकते हो। तो हम हमेशा बोलते थे कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ओरिजिनल एटम, एनायनिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल एटम, इज द सिंपल कॉन्सेप्ट दैट वी यूज। बात समझ आती है कि नहीं आती, ये बात समझ आती है कि नहीं आती, चलिए ठीक है।
ये तो बेटा आपका एटॉमिक रेडियस के बारे में है ना, ये एटॉमिक रेडियस के बारे में टॉपिक हो गया। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल, है ना, और वो थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास से करेंगे। बट होपफुली आपको एटॉमिक रेडियस समझ आया हो, एंड थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जेड इफेक्टिव और शील्डिंग वो वाले टॉपिक जरूर देखिएगा, उससे आपको बाकी सारी चीजें रिलेट करने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। देन होपफुली आपको समझ आया हो, एंड आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।